वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि आपके निवेश की बात हो रही है, ब्रेक पर गए उससे पहले प्रॉपर्टी निवेश, रियल एस्टेट में निवेश को लेकर हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है, लेकिन अब एसआईपी निवेशकों को समझाते हैं कि कैसे एलटीसीजी और एचटीसीजी का इम्पैक्ट जो है इनके एसआईपी निवेश पर पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पेशकश में। और बजट के बाद से लगातार अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं कि कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्पैक्ट होगा। कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं कि अगर कम टैक्स देना है तो पैसे भी आप कम कमाइए। लेकिन इन सबको दूर करते हुए जरा समझते हैं एसआईपी निवेशक के लिए क्या निकल कर आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी निवेश का टैक्स का पहलू नहीं समझना है, आपको बिल्कुल समझना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना है कि आप पर कैसे इसका इम्पैक्ट होगा। जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या आप उसी तरह के धड़े में शामिल हैं या आपकी कहानी अलग है? क्योंकि हर इन्वेस्टर की अपनी एक जर्नी होती है, अपनी जरूरत होती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बनाता है। हेमंत जी, तो ऐसे में हमारे शो पे तो अक्सर लॉन्ग टर्म के सवालों के साथ ही लोग आते हैं, आप भी जानते हैं। 15 साल 20 साल रिटायरमेंट का गोल हो गया, बच्चों की शादी का गोल हो गया, पढ़ाई लिखाई का गोल हो गया। ऐसा निवेशक छोटी छोटी बचत करता है, छोटा छोटा निवेश करता है बाजार में। जब भी हाथ में पैसे आते हैं तब तो लमसम कर ही देता है, लेकिन एसआईपी का मोड जो है वो ये इम्पैक्ट अपनाते हैं। अब एसआईपी निवेशक के लिए मुझे एचटीसीजी और एलटीसीजी का इम्पैक्ट आप बताइएगा। वैसे तो लॉन्ग टर्म से हम शुरुआत करते हैं, मेरे ख्याल से वो सही शुरुआत होगी इस शो को ध्यान में रखते हुए और सवालों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, देखिए कविता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, अगर हम प्राइमरीली इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात करें, तो अगर हम, जैसा आपने कहा कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शुरुआत करते हैं, तो जो डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उसमें यूनियन बजट 2024 में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी अगर आप कोई यूनिट इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 1 साल के बाद रिडीम करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यूनियन बजट से पहले ऐसा था कि जो भी कैपिटल गेन आपको मिलता था 1 साल में, वो 1 लाख तक, उसमें म्यूचुअल फंड भी होंगे, उसमें स्टॉक्स भी होंगे, वो आपको टैक्स फ्री था। अब जो बदलाव हुआ है, जैसे मैंने कहा, डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ वहां पे, लेकिन टैक्स रेट में बदलाव हुआ है। यानी जो टैक्स पहले 10% लगता था, वो अब 12.5% लगेगा। साथ ही जो एग्जम्पशन थी आपके पास 1 लाख की, वो बढ़ के अभी 1,25,000 हो गई। तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली एसआईपी के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा कि लमसम में भी क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो उस दिन से ये पीरियड शुरू होता है। एसआईपी में क्योंकि बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स होती है, अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकलता है और जो आपने म्यूचुअल फंड चुने हैं उनके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट होता है। तो हर इन्वेस्टमेंट को 1 साल कंप्लीट करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने जब शुरुआत की तब से होगा, हर इंस्टॉलमेंट में आपको 1 साल कंप्लीट करना होगा टू बिकम एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जैसा मैंने कहा, जो टैक्स रेट है वो 10 से 12.5% होगा और 1,25,000 तक अगर आप यूनिट रिडीम करते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो आपको कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा। ऑलराइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हेमंत सर जो कि एसआईपी का रास्ता अगर अपनाते भी हैं तो कुछ सालों के बाद अपने पैसे जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पूरा निवेश नहीं तो कम से कम आधा निवेश निकालते हैं। अब किस तरह से जो है आपके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट कम हो, क्या इसका भी कोई तरीका है जो आप समझा सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ऐसी रणनीति होती है जो हम कहते हैं कि आपके लक्ष्य जब नजदीक आ रहे हो तो आप डेट में चले जाइएगा, तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट लगेगा। अब मतलब इक्विटी में निवेश करने का तो लेकर आपको एलटीसी देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डेट में निवेश कर रहे हैं तो वहां से जब आप पैसे निकाल रहे होंगे तो उस तरह का आपको टैक्स लग जाएगा। ये 2 टैक्स प्रणाली होंगी आपके निवेश को लेकर जो मुख्य तौर पर सामने आएंगी अगर आप रणनीति अपनाते हैं ऐसी। तो हाँ कविता, देखिए, अगर आप क्योंकि स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जब आप अपने गोल के नजदीक पहुंचते हैं तो आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, यानी आप इक्विटी से निकल के डेट में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले आपको जो इक्विटी फंड है उसका टैक्सेशन देना है, और फिर जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं वहां से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन के बाद या अपने रिटायरमेंट के बाद, तो वो डेट का टैक्सेशन वहां पे होगा। जहां तक डेट फंड्स का सवाल है, वहां पे टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वो अभी है। पहले भी जो भी गेन होता था उसमें कोई शॉर्ट टर्म, उसमें लॉन्ग टर्म नहीं था। जो भी गेन होता था वो आपके जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है
उसके हिसाब से टैक्स होता था, जो अभी भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जहां तक हम रणनीति की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको कम किया जाए, देखिए ये टैक्स रेट है, इसको आप कम तो नहीं कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि काफी बार एज एन इन्वेस्टर जब भी मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, जब भी थोड़ी नर्वसनेस होती है, तो हम बार बार जो है उसको बदलाव करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत जल्दी से बदलाव करेंगे तो 1 साल के अंदर करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, अभी बढ़ के 20% हो गया। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अगर आप जल्दबाजी में या मार्केट से घबरा के या अगर अपनी टाइम होराइजन में क्लैरिटी रख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस जो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से होती है, उसका काफी ज्यादा इफेक्ट ज्यादा टैक्स के रूप में आपके ऊपर पड़ेगा। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी एसआईपी से निवेश करें, और जैसा कविता आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्मली ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लॉन्ग टर्म की होती है, स्पेशली अगर हम क्योंकि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चों की एजुकेशन हो या आपका रिटायरमेंट हो या आपको कोई बड़ी एसेट खरीदनी हो, तो अगर आप अपने टाइम होराइजन में बहुत अच्छी सी क्लैरिटी लेके चलें और जो फंड आप चुने वो ऐसे चुने जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, वो कंसिस्टेंसी कितनी है परफॉर्मेंस में, या जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में कितनी कंसिस्टेंसी है, उन चीजों को ध्यान में रख के अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो उससे ये होगा कि आप समय समय पे एक तो बदलाव नहीं करेंगे, अपनी एसेट एलोकेशन को मेंटेन करेंगे, तो होगा क्या कि जब भी आप निकालेंगे ऑफकोर्स टैक्स आपको देना है, लेकिन बार बार निकालने या फिर री इन्वेस्ट करने से जो टैक्स इंसिडेंस बढ़ता है वो काफी हद तक कम होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कविता मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। वो शायद जो नए निवेशक हैं उनको शायद थोड़ा सा डर भी लगे कि भैया अब तो हम थोड़ा रिस्क भी ले रहे हैं और टैक्स भी बढ़ गया। वो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो सोच आना नेचुरल सा है, और मेरा ये मानना है कि ये इस समय पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी ही लोगों इन्वेस्टर्स ने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट, बट क्योंकि अब ये हो गया तो हमें ये समझना होगा कि इक्विटी ही एक एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद करती है, जो पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको देती है। तो इक्विटी की जो यूटिलिटी है, इक्विटी का जो योगदान है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, वो बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप अगर अच्छे फंड चुनेंगे, आपको रिटर्न थोड़ी बेहतर मिलेगी, तो ज्यादा टैक्स के बावजूद भी आप अपनी जो रिटर्न है पोस्ट टैक्स रिटर्न, उसको आप अच्छा करा पाएंगे। तो आई थिंक अब थोड़ी सी और क्लैरिटी अब फंड सिलेक्शन के ऊपर ध्यान रख के कंसिस्टेंसी अपने प्रोसेस में लाने की जरूरत है, ताकि टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो आप अच्छी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं कंपनसेट कर पाए। और राइट हेमंत सर, क्योंकि कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन में भी इजाफा हो गया है और 1,25,000 तक जो है ये अब आपको एग्जेम्प्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो बहुत सारे लोग जो है इसको लेके भी रणनीति देते रहते हैं कि अगर आपको इसका सही फायदा उठाना है तो जितना इतना मुनाफा कमा लें, उसके बाद इसको निकाल के आप री इन्वेस्ट कर लें। इस तरह की रणनीति क्या आप सुझाएंगे? जो टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा है, कैपिटल गेन्स का, माफ कीजिए, एग्जेम्पशन बढ़ा है, उसका फायदा पूर्णतः उठाने के लिए? देखिए कविता, अगर आप इसको स्मार्टली कर पाए, अगर आपको लगता है कि आप उसको सही तरीके से टाइमिंग कर पाए, तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मान लीजिए कैपिटल गेन बुक करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि आपके गेन के ऊपर डिपेंड करता है कितना गेन आपने बनाया है। अब इशू ये है कि आपको री इन्वेस्ट करना है, आपको पैसा बाहर नहीं निकालना है, आप सिर्फ जो टैक्स हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने टैक्स इंसिडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको री इन्वेस्ट जब करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्केट लेवल देखने की जरूरत है। मान लीजिए आपने 1.25 लाख के टैक्स बचाने के लिए अगर 8-10 लाख रुपए का रिडम्पशन आपने किया, और जब आपने री इन्वेस्ट किया उस समय पे मार्केट अगर 2-3% ऊपर चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फायदा होगा, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर चली जाएगी। हाँ, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो डेफिनेटली फायदा होगा। हाँ, अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे चाहते हैं कि आप इस समय पे पैसा निकालें, तो आप कर सकते हो, बट अगर एज ए स्ट्रैटेजी आप हर साल करने की कोशिश कर रहे हो, तो थ्योरेटिकली यस आपको फर्क पड़ेगा, बट अगर आपका टाइमिंग सही नहीं, हो सकता है कभी आप लकी भी हो कि आपको नीचे लेवल भी मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऊपर होगा, बट कहीं ना कहीं वो आपके प्रोसेस में इंटरप्शन लेके आता है। और फिर ऐसा भी होता है कई बार मोर देन टैक्स कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लगेगा नहीं अभी मार्केट गिरने दीजिए, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, और पता चला कि मार्केट अगर नहीं गिरा तो फिर कहीं ऊंचे लेवल पे आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को इंटरप्ट करने से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है।
चलिए, मेरे ख्याल से और भी बारीकी से डालेंगे नजर इस पर, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त भी हो चला है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का, ब्रेक लेते हैं। और इस बीच अगर आप भी कोई सवाल, क्योंकि हम टैक्स पर बात कर ही रहे हैं, अगर आपको भी म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर कोई टैक्स की पेचीदगी है जो समझ में नहीं आ रही है, सवाल भेज दीजिए, अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और शो में अब आपके सवालों के जवाब देने का वक्त हो गया है, और ऐसे में अगर आप भी ऐसे दर्शक हैं जो ये शो लाइव देख रहे हैं, अपने सवाल पहुंचाना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, और इसके साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हेमंत सिस्टगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो आपके पोर्टफोलियो का चेकअप आज कर रहे हैं हमारे साथ। ऋषि महाजन भी मेरे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ चुके हैं। ऋषि नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं डलहौजी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, ऋषि धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। और जो मैं सवाल पढ़ सकती हूँ, आपको अपने 2 बेटों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना है। तो अच्छी सोच है, लेकिन उससे पहले क्या आपने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया है? आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या सही है ऋषि? मैम मेरा अभी एक ही सिप चल रही है फिलहाल, पराग पारिक में 5000 की 3 से 4 साल से। अच्छा 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 अच्छा। उसके बारे में मेरे को एक सवाल था उसके बारे में भी, कि जैसे अभी मार्केट पीक पे है। हाँ हाँ। तो जैसे उसमें प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 3-4 साल में 2 लाख रुपए मान लो एग्जांपल इन्वेस्ट हुआ उसमें, तो अभी वो 3 लाख हो गया, 3.25 लाख हो गया, तो हमें पता है कि कभी करेक्शन आ सकती है। तो क्या हमें उससे थोड़ा पॉज करना चाहिए, या उसमें से एग्जिट करके उस मनी को सिक्योर रख दें, फिर दोबारा जब करेक्शन होता है उसको दोबारा उसी फंड में डाल दें? ऐसा करना ठीक होता है या नहीं होता? मतलब ये भी सवाल था मेरा। चलिए, ये तो आपने सवाल एक ऐड कर दिया है, ये मैं बताऊंगी, क्योंकि आप जैसे बहुत दर्शक हैं जो इस तरह का सवाल हमसे पूछते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपने बातें लिखी हैं कि आपको अपने बच्चों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी देनी है, वो सीख भी देनी है, आप उनके लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप उनको भी धीरे धीरे अपनी तरबियत में जो है वो देने की कोशिश कीजिएगा, ये कहना चाहती हूँ मैं। और अभी आपने 3000 रुपए बोल रखा है कि आप निवेश कर सकते हैं, राइट? 3000 रुपए अभी के लिए है कि इसको बढ़ाएंगे भी, और कितने सालों तक ये करना चाहते हैं? मैम इसको ऑब्वियसली बढ़ेंगे, और फिलहाल तो मेरा ये है कि कम से कम मतलब कि कम से कम अगले 12-15 साल तक, जब तक ये उस स्टेज में नहीं पहुंचते कि जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती है, मतलब वो तो मिनिमम पीरियड है, उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है। मतलब मैंने स्पेशली वही लिखा है कि ये वही उतना ही पैसा मैं डालना चाहता हूँ जिसकी ग्रोथ भी बिल्कुल जरूरत ना हो, इन्हीं के लिए हो वो। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको, और साथ ही आपका जो दूसरा सवाल है उस पर भी सलाह लेंगे। तो हेमंत सर, अपने बच्चों के नाम पे ये एसआईपी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ख्याल है। अक्सर हम कहते हैं कि जब भी कोई न्यूबॉर्न हो, आपको उसी समय जो है उनके नाम पर एक एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी उनका जो फाइनेंशियल भविष्य है वो भी सिक्योर हो, उसकी प्लानिंग शुरू हो जाए समय रहते। तो इनके 2 बेटे हैं, 11 साल और 8 साल की उम्र के, और उनके लिए इनको 3000 रुपए से फिलहाल शुरुआत करनी है। तो बताइएगा कौन कौन से फंड इनके पास होने चाहिए, और किस तरह की रणनीति? वेल कविता, मैं कहूँगा कि आई थिंक ऋषि की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करें। उनके लिए एसआईपी शुरू करना, जैसा कि हम जानते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आप बच्चों के लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक ये एक आपको मौका देता है। एक तो आप लंबा समय देंगे उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का, दूसरा आप एसआईपी तो शुरुआत कीजिए, लेकिन साथ में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए। अभी बहुत छोटे हैं, शायद वो इतनी टेक्निकलिटीज को आप समझ ना पाए, लेकिन उनको ये पता चलेगा कि हर महीने हमारे नाम पे जो पैसे जमा हो रहे हैं, आप उनके साथ धीरे धीरे आगे पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। उनको जब बार बार कभी कभी जैसे मार्केट के अंदर कभी अगर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो उनको समझ में आएगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब तक वो उस स्टेज में पहुंचेंगे कि जब उनको खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लायक होंगे, तब तक 2-3 चीजें होंगी। एक तो उनका अच्छा खासा कॉर्पस बन पाएगा, दूसरा उनके जो बेसिक डर जो होते हैं इन्वेस्टर के,
जो इक्विटी मार्केट से इन्वेस्टर्स को दूर रखते हैं, वॉलेटिलिटी या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है क्या, तब तक शायद उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक वो डर निकल जाएगा। तो जब उनके पास सीरियस पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा थॉट है। बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को इस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैंने कहा, शायद पूरी तरह से अभी समझ ना पाए, लेकिन धीरे धीरे आई एम श्योर वो उसकी जो नाइसिटीज है उसको थोड़ी वो समझ पाएंगे वहां से। तो उनको आप शुरुआत कीजिए। उतना ही इंपॉर्टेंट है शुरुआत करने के समय कि आप अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्सोटिक फंड, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 2 कैटेगरी के फंड, एक मल्टी कैप इसलिए कि उसमें तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर कंपल्सरी है 25% का। तीनों सेगमेंट का इम्पैक्ट फंड की परफॉर्मेंस पे कैसा आता है वो उनको समझ में आएगा। और दूसरा है लार्ज एंड मिड कैप फंड, जहां पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो टॉप 250 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये 2 कैटेगरीज मुझे लगता है करिए आप। और क्योंकि इनको 3-3 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है दोनों बच्चों के नाम पे, तो एक मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप। जैसे एक बच्चे के नाम पे आप कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं और साथ में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, और दूसरे बच्चे के लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 2 फंड है। अब मैं 2 फंड इसलिए कह रहा हूं कि एक तो SIP का कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि आप डिफरेंट डेट पे जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो विद इन मंथ जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका भी फायदा होता है। और ये डिफरेंट फिलॉसफीज और डिफरेंट कैटेगरीज है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट उनको समझ में आएगा। और आगे जाके अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाए तो फिर इन्हीं 2 फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं ऋषि, आई होप आपने नोट डाउन कर रखे हो। अच्छा, इनका एक और सवाल था पंकज सर, हेमंत सर, वो भी हम आंसर कर देते हैं। प्रॉफिट क्या थोड़े से बुक कर लेने चाहिए इनको? देखिए, मैं समझ सकता हूँ किसी भी निवेशक के लिए हमेशा दुविधा रहती है कि हम बात कर रहे हैं मार्केट की पीक, और मार्केट देखिए जब बुल रन में होता है तो नई पीक बहुत बार बनती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि आपने SIP से इन्वेस्टमेंट क्यों किया। आपने SIP से इन्वेस्टमेंट इसलिए किया, एक कि आप छोटी छोटी रकम से एक बड़ी रकम बना सके। दूसरा, जो इक्विटी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पे कम करने के साथ साथ आप एवरेजिंग का भी फायदा उठा सके। तो अगर मैं ये मान के भी चलूं कि मान लीजिए थोड़ी करेक्शन हो जाए और इनके पास अभी भी लंबा समय है 5 साल 10 साल का, तो निकल के वेट करना और ये बोलना बहुत मुश्किल है कब करेक्शन आएगी, पहली बार कितनी करेक्शन आएगी, और जब मार्केट में अगर यू टर्न होता है और वो आपने मिस किया तो आपके लिए री इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अपनी एसेट एलोकेशन को आप मेंटेन कीजिए। अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो वो आपके लिए मौका है। अभी तक पिछले 2-2.5 साल से आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हायर एनएवीज के ऊपर कर रहे हो। जब मार्केट अगर गिरता है, ये वॉलेटाइल होता है, तो वो आपको एक मौका देता है कि अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे लेके आए, यानी जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो 5000, उसमें आपको पहले से ज्यादा यूनिट मिलेगी। तो जो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम होगा, साथ में आपकी एवरेजिंग नीचे आएगी और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत श्योर है, फंड आपका अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बहुत श्योर हैं अपनी टाइम होराइजन के लिए, तो सिर्फ इसलिए कि मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कब आएगी, अगर आएगी भी तो कितनी आएगी। तो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। आपका जो डिसिप्लिन प्रोसेस है वो आपको मौका देगा कि आप एवरेजिंग कॉस्ट को नीचे करें, जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन फायदेमंद हो। ऑलराइट, चलिए ऋषि, काफी विस्तार से आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमने दे दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। चंदन का एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ, फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखिए, आपके 8 फंड्स की डिटेल्स तो मेरे पास है और फिलहाल आपका जो गोल है 15 इयर्स में 3 CR का, आपने जो पोर्टफोलियो 15 साल के लिए बना रखा है, उसी पर आपको सलाह भी चाहिए फंड सिलेक्शन को लेकर, राइट? और कोई सवाल? फंड सिलेक्शन मैडम सही है क्या, यही पूछना था। ठीक है। हेमंत सर, 2500 के लिए 8 फंड इन्होंने डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में, इसको कम कर देना चाहिए? देखिए, जो टाइम होराइजन वो उनको अलाउ करता है कि वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, और अच्छी बात है कि SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा कि 8 फंड है 2500 के, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्कोप है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट किया जाए। तो इनके फंड अच्छे हैं, तो उन्हीं जो उनके जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं को अगर हम देखें तो ये फंड को कम करके करीब 5 फंड में रख सकते हैं। तो जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे 5000 इन्वेस्ट कीजिए। ये अमाउंट हम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फंड्स कम कर रहे हो तो डेफिनेटली ओवरऑल अमाउंट आपका सेम है, तो फंड की जो एलोकेशन है वो थोड़ी चेंज होगी। तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 5000 कीजिए आप, SBI कॉन्ट्रा में 4000, निपॉन स्मॉल कैप में 3500,
और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000 और आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 में 2500। तो हमने क्या किया, हमने कुछ फंड्स को कम किया, साथ ही हमने इंश्योर किया कि जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं उनमें एलोकेशन इस तरीके से हो कि एक रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में बैलेंस हो, और साथ ही जो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है 2500 का, उसको भी हमने मेंटेन किया। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन की गई, पर जैसे मैंने कहा आपके फंड सिलेक्शन अच्छी है तो उसमें काफी आसान हो जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रियलाइन करके उसको तैयार करें लॉन्ग टर्म के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और ऐसे में छोटा निवेश लेकिन फंड्स बहुत सारे, इसका भी एक साइड इफेक्ट होता है। बहरहाल चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और अपना सवाल हमें भेजा, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद एक इस पहलू में बात करेंगे कि भले ही आपकी निवेश राशि छोटी है लेकिन उसको आपने इतने सारे फंड्स में बांट के रखा हुआ है तो उससे मुनाफा कैसे नहीं होगा, और दूसरे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और यूट्यूब के दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं और हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं जो लाइव जवाब दे रहे हैं सवालों के। हेमंत सर, उत्तम का सवाल लेंगे। इनकी उम्र 35 साल की है और आईसीआईसीआई का इन्होंने ब्लू चिप पोर्टफोलियो में रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, और बाकी निवेश कर रहे हैं पीपीएफ में। जो एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पिछले 8 महीनों से कर रहे हैं और स्टेप अप कर सकते हैं 10% से। 2 लाख का एक लमसम भी है जो इनको करना है लगभग 15 साल के लिए, और 5 साल तक टारगेट को, टाइम होराइजन को बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल टारगेट 2 CR का रखा है इन्होंने। बताइएगा, फिलहाल जो ये इनकी एसआईपी चल रही है वो 15,000 की, और पीपीएफ में जो डाल रहे हैं वो 5,000 रुपए है। देखिए कविता, यहाँ पे इनका जो टारगेट है उन्होंने कहा 4 करोड़ का टारगेट है, 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी से। और सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने कहा कि वो 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक विद द कमिटमेंट कि वो 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली अपना टारगेट जो है पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर निवेशक जो एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, और हम हमेशा बात करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़े अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाइए, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इन्होंने 10% से अगर अपनी एसआईपी ना बढ़ाए तो इनका जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ बनेगा। जस्ट बिकॉज अगर वो 10% से अपना स्टेप अप करते हैं एसआईपी तो उनका कॉर्पस जो है वो डबल हो जाएगा 20 साल। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक तो 2 चीजें होती हैं, एक तो जो डिसिप्लिन है आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्रोसेस में वो कंटिन्यू होता है, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आई थिंक हर निवेशक जो भी एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं इस चीज का ध्यान रखें कि कोशिश कीजिए कि हर साल अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। 4 फंड है कविता, आई एम नॉट श्योर कि ये पीपीएफ है, ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, बट बाकी जो फंड है मुझे लगता है इनका जो स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, उसकी जगह में मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन रहेगी। दूसरा आईसीआईसीआई ब्लू चिप इनके पास है यहाँ पे, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये अच्छा है। बट अगर ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि ऑलरेडी एक लार्ज कैप है उनके पास, तो फिर मैं चाहूंगा कि मल्टी कैप ले लें। अगर ये पीपीएफ है तो मुझे लगता है फिर भी प्रपोर्शन के हिसाब से ज्यादा है, करीब ऑलमोस्ट 1/4 25% पैसा पीपीएफ में जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, तो मे भी वहां पे भी थोड़ी सी रीथिंक करने की जरूरत है। चलिए, ये बदलाव, और भले ही पीपीएफ हो या पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप हो, दोनों के लिहाज से आपको सलाह दे दी गई है। मुक्तेश्वर का हम सवाल लेंगे, इन्होंने भी यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। हेमंत सर, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और एनजे फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में, और 20 साल की अवधि है इनके निवेश को लेकर, और ये भी जानना चाहते हैं कि 2% का एक्सपेंस रेशियो है, तो ऐसा कौन सा फंड है जहां पर इनको कम से कम एक्सपेंस रेशियो पड़े और वो उनके लिए सस्ते हो कॉस्ट वाइज? इंटरेस्टिंग, बताइए। पहला अगर हम एस्पेक्ट इनका डिस्कस करें कि 8,000 की एसआईपी, और शायद उन्होंने कहा कि 8,000 से बढ़ाना चाहते हैं, तो मान के चलो कि कुल मिला के 16,000 की एसआईपी है। 4 फंड है इनके पास, मुझे लगता है फंड सिलेक्शन में थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, हालांकि रिलेटिवली ये काफी नया फंड है, बट क्योंकि फंड की पेडिग्री काफी अच्छी है तो
ये उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी फंड में मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, कंसिडर कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप में HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और एक मिड कैप में HSBC मिड कैप। ये 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और जैसा आपने कहा कि अगर अपना इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा रहे हैं तो फिर 4-4 हजार रुपए इन चारों फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब अगर हम आए कविता के एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन के ऊपर, देखिए जैसे जैसे फंड का AUM बढ़ता जाएगा वैसे एक्सपेंसेस वहां पे कम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सपेंस ज्यादा होने से या एक्सपेंस होने से आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इक्विटी में हमारा जो टाइम होराइजन काफी लंबा होता है, अगर आपकी फंड सिलेक्शन अच्छी है तो आपका जो इम्पैक्ट है रिटर्न के ऊपर एक्सपेंसेस का उतना नहीं पड़ता है। पर क्या होता है, हम एक्सपेंस के चक्कर में अगर हमने मान लीजिए अच्छा फंड नहीं लिया तो एक्सपेंस तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न में आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि दोनों चीजों को आप ध्यान रखिए, और जैसा मैंने कहा इक्विटी में लॉन्गर पीरियड में एक्सपेंसेस का इतना आपका इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर एक्सपेंस इतना ही कंसर्न है तो फिर 2 तरीके हैं उसके। एक तो ये कि आप खुद से इन्वेस्ट कीजिए डायरेक्ट में, ताकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपको ना पे करना पड़े, लेकिन वो तभी कीजिए जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से ले रहे हैं, आप फंड सिलेक्शन सही कर रहे हैं, आप उसकी मॉनिटरिंग सही कर रहे हैं, तभी आप कीजिए। दूसरा, पैसिव फंड में जाइए, वहां पे एक्सपेंस कम होते हैं। बट अगेन, अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो जहां पे मिक्स हो मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड का, तो वो इंडेक्स फंड के द्वारा थोड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बार बार रीबैलेंसिंग करनी होगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक्सपेंस एक कंसर्न हो सकता है, बट अगर आप अच्छा फंड चुने तो आपकी रिटर्न बेहतर होने से जो एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट है वो इतना नहीं होता। ऑलराइट, चलिए ये सवाल दोनों के लिहाज से जो है वो दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से मेरा समय भी समाप्त हो गया है इसी के साथ। हेमंत जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और यूट्यूब पे अपने सवाल छोड़ना चाहते हैं तो जरूर छोड़िए। नमस्कार।